तो सस्पेंशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है कि वाहन को सड़क पर जितने भी जो भी रेगुलरिटीज है, गड्ढे हैं या उभार है, इसमें जो रिबाउंड मिल रहा है, जो झटके हैं, सड़क के झटकों को वाहन के चैसी, बॉडी और ऑक्यूपेंट तक आने से रोकना। इसके अलावा ब्रेक डिप है, जब ब्रेकिंग होती है उस समय लोड ट्रांसफर हो रहा है और पीछे का भार आगे की तरफ आ रहा है, तब भी आगे से वाहन थोड़ा दबता है। स्क्वाट, जब अचानक एक्सेलरेट किया जाता है, वाहन को एक्सेलरेट किया जाता है तो उसमें आगे से उठने की प्रवृत्ति होती है। तो इन सभी झटकों को सहन करना सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य कार्य है। सस्पेंशन सिस्टम आजकल कई प्रकार के हैं। मेनली जो यूज हो रहे हैं, एक तो कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम जिसमें लीफ स्प्रिंग्स प्रयोग की जाती हैं। दूसरा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, जो छोटी कारें हैं इनमें इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम यूज किया जाता है, उसमें आगे बात करेंगे। और तीसरा सस्पेंशन है एयर सस्पेंशन, जो मोस्ट वाइड आजकल तो ज्यादातर वो यूज हो रहा है कारों में भी और बसों में भी। एयर सस्पेंशन सिस्टम, हाइड्रो इलास्टिक एंड हाइड्रोस्टेटिक, इतने प्रकार के ये सस्पेंशन सिस्टम हैं। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम में भी फिर और कई प्रकार के सिस्टम हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आगे को पढ़ते रहेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, जिसमें कि प्रयोग की जाती हैं लीफ स्प्रिंग्स। अब स्प्रिंग्स में होता क्या है? स्प्रिंग्स को ये कोई स्प्रिंग है, इसके अंदर एक रेजिडुअल स्ट्रेस है। जब हम इसे खींचेंगे तो ये तन जाएगी, जब हम इसे दबाएंगे तो ये दब जाएगी। यानी जब भी इस पर कोई बल पड़ेगा तो ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, हो जाती है स्प्रिंग में। तो ये इसके अंदर जो रेजिडुअल स्ट्रेस डाली जाती है इसकी फटीग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वो एक कोल्ड प्रोसेस है, उसे कहते हैं शॉर्ट पिनिंग। शॉर्ट पिनिंग के द्वारा इसकी टफनेस को बढ़ाया जाता है। प्रत्येक मेटल के कुछ यांत्रिक गुण होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या क्या हैं वो? टेनेसिटी है, हाँ, इलास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी है एंड मैनी मोर। वो फर्स्ट उसमें जब भी हम इसको एक ग्राफ से देखते हैं, जब भी स्प्रिंग पे लोडिंग एंड अनलोडिंग होती है, मान लिया ये स्प्रिंग है और जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये दबेगी। अब इतनी ऊर्जा इसके अंदर संग्रहित हो गई है, कब दबेगी? जब वाहन का पहिया किसी उभार पर चढ़ेगा। जब वाहन का पहिया किसी उभार पर चढ़ता है तो उस पर ग्रॉस व्हीकल वेट के बराबर दबाव पड़ रहा है, वो ऊर्जा इस स्प्रिंग में स्टोर हो जा रही है। और जब ये पहिया वापस सरफेस पे आ रहा है तो वो छूट रही है, फिर ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। ये स्प्रिंग दबी थी, अब ये वापस अपनी जगह पर चली जाएगी, सेम पाथ यूज करेगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से ये एनर्जी धीरे धीरे डेसिपेट होगी। परंतु जब ये वापस अपनी स्थिति में आएगी तो ये वाइब्रेट करेगी। समझ में आई बात? जब ये स्प्रिंग दब रही है तो जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है वो रिलीज होते समय एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। इस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए फिर डैम्पर यूज किए जाते हैं, जिसे कहते हैं शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर पर फिर हम बाद में बात करेंगे। तो जो लीफ स्प्रिंग से यूज की जा रही हैं वो अलग अलग लेंथ की होती हैं।
जो सबसे बड़ी लीफ है उसके दोनों सिरों पर आई बना दी जाती है, आई होल बना दिए जाते हैं। इस सिरे को फोल्ड करके यूं इस तरह से, ये दो जो हैं ये स्प्रिंग आई हैं, और ये जो सबसे बड़ी लीफ है इसे मास्टर लीफ या साधारण भाषा में कह देते हैं मेन पट्टा है। साधारण मिस्त्री क्या कहते थे इसको? मेन पट्टा, मेन पट्टा, मेन लीफ या मास्टर लीफ। इसके बाद सेकंड लीफ, फिर थर्ड लीफ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, यहां पर पूरा लीफ स्प्रिंग का नहीं बन सकता। ये लीफ स्प्रिंग्स आपस में एक सेंटर बोल्ट के द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? सेंटर बोल्ट के द्वारा। ये अलग अलग साइज की होती हैं, इन्हें कैम्बर दिया जाता है। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस से इसके अंदर एक रेजिडुअल स्ट्रेस डाल दिया और इसके किनारों को थोड़ा सा मोड़ दिया, गोल कर दिया। तो जब भी इस तरह से बना हुआ है सेमी इलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, सेमी मतलब अर्धवृत्ताकार, बट कैसा? सेमी इलिप्टिकल है। जब इसे मिलाएंगे तो यह बनेगा इलिप्स। इलिप्स के हमेशा दो अक्ष होते हैं, एक माइनर एक्सिस एंड एक मेजर एक्सिस। वृत्त और इलिप्स में फर्क है। वृत्त के एक ही एक्सिस होता है, उसकी त्रिज्या हमेशा समान रहती है, परंतु इलिप्स की अलग अलग होती है। तो इनको एक सीढ़ीनुमा बना दिया जाता है। इसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेस है, इन्हें कैम्बर्ड है। जब भी इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये सीधी होगी, और दबाव हटेगा तो फिर ये वापस अपने फॉर्म में आ जाएगी। जितना ये ज्यादा इसे हम घुमाव देंगे, जितना कैम्बर ज्यादा देंगे, उतना ही सस्पेंशन सॉफ्ट होगा, परंतु रोड होल्डिंग्स कमजोर हो जाएगी। तो व्हीकल का जो संतुलन है चलते समय वह गड़बड़ होता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए फिर इसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। आमतौर पर जितने भी ट्रक्स एंड बसेस हैं और लोड कैरियर हैं, पिकअप्स, चाहे वो टाटा 407 है और इसके ऊपर को कैंटर है, स्वराज माजदा है, कैंटर नहीं है वो अब आइसर मोटर की है। तो इन सब में फ्रंट और रियर जितने भी लोड कैरियर हैं ट्रक्स में, और साधारण बसें हैं, उनमें फ्रंट और रियर में यही लीफ स्प्रिंग प्रयोग की जाती हैं। इसीलिए इनको कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम में रखा गया। परंपरागत शुरू से यही यूज होता आ रहा है और यही यूज हो रहा है स्टिल, अभी तक, टिल डेट तक। तो ये फ्रंट और रियर एक्सल पे ये एक्सल बीम है। इस बीम के साथ बीचों बीच में लगी हुई है और आपस में जुड़ी हुई है यू बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? यू बोल्ट के द्वारा ये एक्सल बीम के साथ फिट है। ये एक्सल बीम के साथ ऐसे फिट है। एक यू बोल्ट इधर से और एक यू बोल्ट इधर, दो यू बोल्ट होते हैं। वो चित्र में नहीं दिखाया जा सकता है, चित्र को फिर दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। ये चैसी फ्रेम है। इन सारी लीफों को, ये जितनी भी पत्तियां हैं स्टील की, ये आपस में तो सेंटर बोल्ट के द्वारा जुड़ी हुई हैं, और ये आपस में फैले ना, क्योंकि ये एक के ऊपर एक है, तो इस तरह से स्टील की ब्रैकेट्स के साथ ये लगी हुई हैं। तुमने उसकी लीफ स्प्रिंग खोली थी, ब्रैकेट बनाई, ब्रैकेट टूट गई थी तो हमने फिर से बनाई, वो बना के फिर उन्हें इस तरह से फिट कर दिया गया। इसका जो फ्रंट सिरा होता है वह इस चैसी के साथ, चैसी फ्रेम के साथ फिट है। ये रिजिडली फिट है और यहां पर एक पिन लगती है। उस पिन के अंदर भी एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज बुश लगा रहता है। वो बुश का मटेरियल क्या है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज। बट छोटी कारों में यह रबर के होते हैं बुश। ये बुश है और बुश के साथ एक पिन के द्वारा ये यहां
लॉक हो जाती है। और जो पिछला सिरा है उसे वहां सैकल यूज की जाती है। सैकल माने झूला, जो अपने अक्ष पर थोड़ा गति कर सकता है। ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब भी इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो इसकी लेंथ में परिवर्तन हो रहा है। यदि इन दोनों सिरों को हम रिजिड कर देंगे तो इसमें वो सस्पेंशन एक्शन भी प्राप्त नहीं होगा, और स्प्रिंग की जब लेंथ बढ़ेगी तो इस सिरे पर यह पिन फ्रेम को ही काट देगी, उसके होल को बड़ा बना देगी और टूटेगी। समझ में आ रही बात? इसलिए जो भी लेंथ जब इसके ऊपर लोडिंग हो रही है, जब वर्टिकल लोडिंग हो रही है, जब वाहन का पूरा भार इसके ऊपर पड़ रहा है, और नीचे सड़क का रीबाउंड जब गड्ढे में जा रहा तब भी, और जब वो किसी उभार पे चढ़ रहा तब भी, तो उसके कारण जो लेंथ में चेंज आएगी तो उसमें ये साइकिल इस तरह से मूवमेंट कर लेगी, और उस जो लेंथ में वेरी हो रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, वो इस तरह से वो उसमें एडजस्ट कर लिया जाता है। यदि इसको रिजिड बना देंगे तो फिर यहां पर ये पूरे चैसी को ही डिफॉर्म करेगा। आगे वाली स्प्रिंग्स की लंबाई पीछे वाली स्प्रिंग की लंबाई के अपेक्षा थोड़ा सा कम होती है। पीछे वाली जो लीफ स्प्रिंग्स होती हैं वो ज़्यादा लंबी रखी जाती हैं, उनमें इन पट्टों की संख्या भी ज़्यादा होती है फ्रंट वाले से, फ्रंट में कम रखी जाती है। जब भी टायर किसी बम्प में इस तरह से रोड सरफेस पे रंबल स्ट्रिप बना दी जाती हैं स्पीड ब्रेकर के लिए, तो जब भी टायर इसके ऊपर चढ़ेगा, सरफेस है रोड की, यहां ये रोड सरफेस है, तो इसके कारण एक बल ऐसे लग रहा है और दूसरा बल, तो ये जो दोनों बलों की जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो जा रही है। जब ये इससे निकल रहा है, फिर ये रिलीज हो रही है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, रिलीज हो रही है, फिर चढ़ रहा है और फिर उतर रहा है, तो रिलीज हो रही है। इसके कारण ये वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, और इनके बीच में फ्रिक्शन भी होता है, घर्षण भी होता है। इसे रोकने के लिए इसके बीच में जिंक लाइनर भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक लीफ के बाद एक जिंक लाइनर यूज किया जाता है, ताकि इस फ्रिक्शन के कारण ये यहां से कमजोर ना होएं और आपस में टूटें ना, जब इसके ऊपर एकदम से जोर पड़ेगा। और साथ ही घर्षण के कारण ये स्क्वैकिंग ना करें, चरमराहट की आवाज ना करें चलते समय। अक्सर जब ट्रक तुम्हारे सामने से निकलते हैं तो वह पीछे से चरमराहट की आवाज आती है। वो क्यों आती है? इन लीव्स में आपसी आंतरिक घर्षण के कारण। जब भी इसे कैम्बर दिया जाता है, एक चलने के बाद, एक निर्धारित किलोमीटर पूरा कर लेने के बाद, एक निर्धारित समय के पूरा कर लेने के बाद, फिर ये डीफॉर्म हो जाती हैं, ये सीधी हो जाती हैं। इनका आंतरिक जो रेजिडुअल स्ट्रेस है वह इनमें कम हो जाता है। वो फिर से हथौड़ी मार मार कर फिर कोल्ड पिनिंग के द्वारा इसे दोबारा वापस अपने फॉर्म में लाया जाता है। तो उस समय पर इनके बीच में ग्रीस लगा दी जाती है, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेंट से भीगा हुआ कपड़ा भी यूज कर देते हैं इनके बीच में, ताकि वो चरमराहट की आवाज ना आए। मगर ज्यादा जब आप इनके बीच में लुब्रिकेंट यूज करोगे तो वाहन है वो धूल भरे रास्तों में भी चल रहा है, पानी में भी चल रहा है, तो उस कारण से यहां बहुत ज्यादा कीचड़ जमा हो जाता है। इसलिए समय समय पर इसकी सफाई करनी है वाहन की भी, और प्रेशर के साथ इस पर पहले पानी मारकर सफाई कर लेनी है, उसके बाद प्रेशर से ऑयल भी डाला जाता है। इन कोनों में जो पिन होती है, साइकिल पिन,
इसमें यहां पर एक ग्रीस निप्पल होता है। ये जो मैंने पीले से दिखा रखा है ये है फॉस्फोर ब्रॉन्ज बुश, और इसके बीच में ये लगी है साइकिल पिन, और ये पिन में यहां पर है ग्रीस निप्पल। यहां के रास्ते से इसमें ग्रीस भरा जाता है ताकि वो ग्रीस यहां से निकलकर इस बीच में, इन दोनों के बीच में एक लुब्रिकेंट की लेयर बना ले, और बुश और पिन आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आकर उनके बीच में लुब्रिकेंट की एक फिल्म बन जाए ताकि घिसावट कम हो और ये पिन भी लॉन्ग लाइफ हो और किसी तरह का फेलियर ना हो। अब ये पिन यहां पर चलते चलते जो भी जोर पड़ रहा है, इसकी लेंथ में भी वेरिएशन हो रहा, बढ़ रहा है, तो इसमें मूवमेंट है। ये फ्लोटिंग पिन है, ये फ्लोट कर रही है, यह भी अपनी जगह पर घूम रही है, तो इस वजह से निकले ना। तो यहां पर एक लॉक के लिए भी जगह होती है, और इस तरह से बात, ये एक्सल, इसके ऊपर ये यू बोल्ट, ये हैं क्लैंप जिनके द्वारा ये बंधे रहते हैं आपस में। ये लगाने बहुत जरूरी है, अन्यथा ये पट्टे जब एक के ऊपर एक हैं, चलते चलते कोई इस तरफ को निकलेगा, कोई इस तरफ को निकलेगा, तो जो स्ट्रेस इनके ऊपर पड़ना है वो शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे और उस वजह से ये टूट जाएंगे। यदि इनके बीच में तुमने लुब्रिकेंट की लेयर नहीं लगाई है तब भी ये आपसी घर्षण करेंगे। घर्षण करने पर क्या होता है, मेटल टू मेटल जब घर्षण होते हैं, घर्षण होता है तो एक, क्या बोला था मैंने, घर्षण क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक जो भी पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना है और अणुओं के बीच में दूरी है, हमें दिखाई नहीं दे रही है पर दूरी है। तो एक मेटल के अणु दूसरे मेटल के जो जगह पर है, खाली जगह है, वहां घुसने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन ना हो तो ना हम चल सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य नहीं हो सकते बिना फ्रिक्शन के। समझ में आ रही? पर फ्रिक्शन जब भी होता है तो वहां पर हीट जनरेट होती है और मशीनिंग भी हो जाती है। इसी वजह से ये फिर आपस में फिर ये टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इसे टाइम टाइम पर इसकी सफाई बहुत जरूरी है, लुब्रिकेशन जरूरी है। खासकर इन पिनों में हर 1000 किलोमीटर के अंदर इसमें ग्रीसिंग करनी चाहिए। जो अच्छे ड्राइवर होते हैं वो हर चक्कर में इसमें ग्रीसिंग करवा लेते हैं। कहां पर? इन पिनों में हर जगह पर ग्रीसिंग कराते हैं। किंग पिन पे आगे फिर जब स्टीयरिंग सिस्टम आएगा वहां पर पता चलेगा किंग पिन क्या कार्य करती है। किंग पिनों में, साइकिल्स पे, स्प्रिंग्स की पिनों में और जितनी भी जगह पर ग्रीस निपल लगे हुए हैं, यूनिवर्सल जॉइंट्स में, तो जो अच्छे ड्राइवर होते हैं जिनको एक लंबा एक्सपीरियंस हो चुका होता है और जो चाहते हैं कि रास्ते में कभी ब्रेक डाउन ना हो, कि रास्ते में खड़ा ना रहना पड़े, क्रॉस टूट गया, यूनिवर्सल जॉइंट को आम भाषा में क्या कह देते हैं? क्रॉस। क्रॉस के टूट जाने पर, यूनिवर्सल जॉइंट के टूट जाने पर शाफ्ट आवाज करने लगेगी और वाइब्रेट करेगी, वायलेंटली वाइब्रेट करेगी, वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो हो जाएगी ब्रेक डाउन। या रास्ते में मेन पट्टा ही टूट गया, ये लीफ स्प्रिंग जो मास्टर लीफ है वही टूट गई। कई बार कई लीफ्स एक साथ टूट जाती हैं,
इसको लगातार चेक करना चाहिए। यदि कहीं पर भी क्रैक दिखाई दे रहा है तो उस लीफ को बदल देना चाहिए, अन्यथा वो अपने ऊपर वाली लीफ को भी तोड़ देगी और नीचे वाली लीफ को भी तोड़ देगी। यदि ये यू बोल्ट सही ढंग से टाइट नहीं है तो क्या बोला था मैंने, जब वाहन को चलाया जाता है तो उसमें क्या पड़ता है, ड्राइविंग थ्रस्ट, टॉर्क रिएक्शन। टॉर्क रिएक्शन के टाइम पर भी ये स्प्रिंग बेंड हो जाती है। तो जो भी झटके पड़ रहे हैं उस वजह से कई बार यह बीच सेंटर बोल्ट से ही टूट जाती है। वो यू बोल्ट के लूज रहने से, सेंटर बोल्ट के लूज रहने के कारण ये सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी वाहन हैं जिनमें आगे रिजिड बीम है और पीछे लाइव एक्सल बीम है, एक्सल केशिंग, चाहे वो बेंजो टाइप की है चाहे वो सैलिसबरी टाइप की है, उस बीम के ऊपर ही ये फिट रहती है और गड्ढे उभार पर चढ़ने पर यह डिफ्लेक्ट होती है। जो एनर्जी स्टोर है वो धीरे धीरे छूटती है। इसीलिए जो ये वाइब्रेशन होती है, स्प्रिंग्स की वाइब्रेशन है, चाहे वो लीफ स्प्रिंग है चाहे वो कॉइल स्प्रिंग है, उनके साथ फिर उस वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए वाइब्रेशन डैम्पर या फिर वो जो भी शॉक एब्जॉर्बर की वाइब्रेशन को डैम्पनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, स्प्रिंग्स की वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए फिर डैम्पर यूज किए जाते हैं, जिन्हें साधारण भाषा में शॉक एब्जॉर्बर बोल दिया जाता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि दोनों, वैसे जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये एक बीम की तरह है, ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली बीम की तरह है। इसमें कई पत्तियों को आपस में एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, परंतु अलग अलग लेंथ की, इस तरह से इसको एक सेमी एलिप्टिकल फॉर्म में लाया जाता है और इसके द्वारा सड़क से पड़ने वाले सारे गड्ढों को, झटकों को यह एब्जॉर्ब कर लेती है। हॉचकिस ड्राइव में जितने भी किस्म के बल पड़ते हैं, चाहे वो ड्राइविंग थ्रस्ट हो, टॉर्क रिएक्शन हो, ड्राइविंग टॉर्क हो, वो सारे के सारे इस लीफ स्प्रिंग के द्वारा, इसके अलावा साइड थ्रस्ट वह भी इस लीफ स्प्रिंग के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ऑटोमोबाइल में, हैवी व्हीकल्स में आगे पीछे हर जगह इस तरह की लीफ स्प्रिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें ज्यादातर यही सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग ही प्रयोग की जाती हैं। जो और ज्यादा हैवी व्हीकल्स हैं, जो टाटा के बड़े बड़े ट्रक्स हैं, उसमें बोगी टाइप सस्पेंशन यूज हो रहा है। बोगी टाइप रेलवे के जो टायरों के बीच में यूज होता है, इसको यूं उल्टा करके उस पर फिर बात करेंगे हम। ठीक है, अभी पहले स्टेप वाइज स्टेप। फर्स्ट, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग समझना जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ रही कुछ बात? सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।